Hello and very warm good morning to all of you. You're most welcome at the Selection Guruji online YouTube channels, and today we are connecting with you for your practice session of constable exam batch, and with some important questions which is very important at the point of view of different constables exam. So जो भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन सवाल हो सकते हैं, उन सभी सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। और ये सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि चाहे वो यूपीपी का कांस्टेबल हो, चाहे वो सीआरपीएफ का कांस्टेबल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो वो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत उपयोगी है और इसका लाभ उठाइए। स्टार्ट करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोट से अपना वीडियो। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किस काम का नहीं, किसी काम का नहीं। जब आप किसी काम को शुरू करिए ना, तो पूरे जुनून जज्बे के साथ शुरू करिए। ये जो आपका बैच है ना, ये जुनून बैच है, और वो इस जुनून के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं कि जब तक आप सफल नहीं होंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने भी कसम खाई है कि आपका सिलेक्शन करा के ही आपको छोड़ेंगे। बस अब ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से हमने कसम खा ली है कि आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे, उसी तरह आप भी अब कसम खा लीजिए कि सिलेक्शन लेके रहेंगे। बस फिर आपका भी संकल्प पूरा हो जाएगा और हमारा भी संकल्प पूरा हो जाएगा, ठीक? क्योंकि हमारे और आपके संकल्पों का जो सम्मिलन है वो यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है और इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। देखिएगा क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, मैं सवाल करेक्ट कर दे रहा हूँ जरा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, और क्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। सवाल यह है कि और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब समझो बात को कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यानी CP इज इक्वल टू 750 SP, बता देता हूँ आपको, SP इंटू 4/3 टाइम्स है, 4/3 टाइम्स है। तो ये SP है 750, 750 गुणित 4/3, 25 250 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 1000। अब आप देखो CP 1000 है और SP कितना हो गया 750, तो लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट होगा 250 बटा 1000 गुणित 100 बटा 100, 1000 गुणित 100, 00 से खत्म, 100 से खत्म, लॉस कितना आ जाएगा 25%। ये 25% की हानि हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था, क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है और इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। ठीक है, सिंपल सवाल था, कर लेंगे आप। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा इसके मौसा और लौसा क्रमशः 3 और 105 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब एक बात तो समझो, बहुत सिंपल ना, कि कह रहे हैं कि अगर मौसा दिया हुआ है तो एक नियम आपको पता है ना, आपने मौसा में पढ़ा है, और इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन जो चले हमारे जीडी के, करीब 50+ प्रैक्टिस सेशन बैच चले, आपके अग्निवीर के बैच चले, और अब ये जो कांस्टेबल का जुनून बैच चल रहा है, इसमें भी अब आपको देखने को मिलेगा कि अगर मौसा दिया है तो संख्या इसी के मल्टीपल के फॉर्म में मान लो, दो संख्याएं हैं तो 3x हो गई एक संख्या, और एक संख्या 3y हो गई, और आपको दे रहे हैं कि योग 3x + 3y इज इक्वल टू व्हाट 36, इट मीन्स x + y इज इक्वल टू 12। कोई तकलीफ नहीं, एक नंबर रख के लो इसको।
अब कह रहे हैं लॉस 105 है, 3x और 3y, एलसीएम 3xy और ये बराबर है 105, यानी xy बराबर 35। क्लियर हो गई बात? ये 2 नंबर। अब मुझको एक बात बताओ, x और y जोड़ो तो 12 और गुणा करो तो 35, यानी x बराबर अगर 5 होगा तो y बराबर कितना होगा? 7 होगा। निकल गया। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। अब संख्या क्या माने हो आप? 3x और 3y। तो संख्या हो क्या जाएगी? 3 पछे 15 और 7 तरीके 21, 7 तरीके 21। ये क्या हो जाएंगी? संख्याएं। और इनके व्युत्क्रम का योग यानी 1/15 प्लस 1/21, और ये हो जाएगा एलसीएम आपका 105, 105 और 15 छक्का 15 सत्ते 105, 21 पच्चे 105, 12/105 या 3 से काट लीजिए तो 4/35, 4/35। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है आपको? क्लियर है? कर लोगे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है तो उस वृत्त की लगभग परिधि है। लगभग परिधि पूछ रहे हैं आपको, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सिंपल सा सवाल है, कैसे कर पाओगे ध्यान देना। बहुत सिंपल सवाल है। क्या है कि यदि किसी वृत्त की परिधि यानी 2πr उसके व्यास 2r से इतना कितना 16.8 सेंटीमीटर बड़ा है। बस सिंपल सवाल हो गया। वृत्त की परिधि बड़ी है, उसके व्यास 2r से कितना 16.8, यानी 2πr माइनस 2r इज इक्वल टू 16.8। यहाँ से अगर आप 2r कॉमन ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि 2r कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है 22/7 माइनस 1 और ये बराबर है 16.8। r की बात करोगे तो r हो जाएगा, ये 22/7 है, ये 15/7 और ये 2 से कट जाएगा 8.4, 8.4 हो जाएगा। ठीक है, या हमको तो 2r चाहिए था वृत्त की परिधि, तो उस वृत्त की परिधि कितनी है? सॉरी, ठीक था यार, इस सवाल को और शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं ना। क्या करना है अपने को, ये रहने दो। 2r मिल गया आपको, ध्यान देना। 2r इज इक्वल टू हो गया 2r इंटू 15/7 बराबर 16.8, या यूँ कह सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू 16.8 इंटू 7/15। अब परिधि चाहिए ना, तो परिधि क्या होता है 2πr, तो 2r आपको पता ही है, इसमें पाई 22/7 से गुणा कर लो, इधर भी तो 22/7 से गुणा हो जाएगा, इधर भी, यानी 6.8 इंटू 16.8 इंटू 7/15 इंटू 22/7। बस सिंपल, 7 से ख़त्म हो गया, 7 से ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो अल्टीमेट आपको मिलता है। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये 15 से कटेगा, 15 का 15 नहीं, 3 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 15 नहीं, 3 से ही कटेगा। चलो कोई नहीं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24.64। देखो किया क्या मैंने, 2πr और 2r, यही तो है, परिधि ये है, व्यास ये है, अंतर 16.8 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमने 2r कॉमन ले लिया तो ये अंदर क्या बचा, r माइनस नहीं पाई माइनस 1, पाई का मान 22/7, 22/7 माइनस 1 यानी 15/7, तो 2r बराबर 16.8 इंटू ये फ्रैक्शन पलट जाएगी तो 7/15 हो जाएगा। और परिधि निकालनी है तो 2r में क्या करना है, पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 16.8 इंटू 7/15 इंटू 22/7 सॉल्व कर लिया तो 24.64 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8-9 है।
9 वर्ष बाद यह अनुपात 9 और 21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु कितनी है। सिंपल सवाल, थोड़ा सा सवाल आपको स्ट्रेस लग रहा होगा तो मैं थोड़ा सा फैला दूँ आपके लिए ताकि पढ़ने में सुविधाजनक हो जाए। अभी आप बेटर पढ़ पा रहे होंगे, विजिबिलिटी सही हो गई होगी, राइट ना। ए और बी की वर्तमान आयु, चलो ठीक है ले लेते हैं, ए और बी है। वर्तमान आयु कितनी है भैया, 8 और 9 है। 9 वर्ष बाद ये 19 और 21 हो जाएगी, ठीक है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु निकालो। जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा 9 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 9 साल गुणित बाद के अनुपात का अंतर 19/2 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 8 एक्का 8, 8 दूनी 16, 168 और 19 नवा 171, 168 और 71 देखो लो बता रहा हूं मैं आपको। 19 नवा 9 गुणित 19 माइनस 8 गुणित 21, ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 2 बाई 3, देख लो बाई 3, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 9 तिक 27 दूना, ठीक है, 9 तिक 27 दूना 54 साल। और ये किसकी आयु है, बी की। सी क्या है, बी से 3 साल छोटा है, तो सी बराबर बी माइनस 3 इज इक्वल टू 54 माइनस 3 इज इक्वल टू 51 ईयर। कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना, यहाँ तक कर लोगे, सही है ना। आगे देखूं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 8,000 रुपए की एक राशि पर 1/4 वर्ष के लिए, सॉरी ये 1/4 होगा, 1 सही 1/4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप 11/4 ना पढ़िए, इसको आप 1 सही 1/4 पढ़िएगा, ठीक। 1 सही 1/4 वर्ष के लिए, 1 सही 1/4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित की जाती है। बहुत सिंपल सवाल समझो, 1 सही 1/4 साल का मतलब क्या है, पहले यही समझ लेते हैं हम लोग। 1 सही 1/4 साल का मतलब होता है 15 माह, क्लियर है बात, 15 माह हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सवाल है ना, कर लोगे, 15 माह हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि अगर ब्याज 8% की दर से संयोजित की जाती है, यानी 12 माह का ब्याज क्या होगा, 12 माह का ब्याज 8 है, 12 माह का ब्याज 8 है, तो 5 माह का ब्याज कितना होगा, 5 माह का ब्याज होगा 8/12 गुणित 5, यही ना, 8/12 गुणित 5, ठीक। इसका मतलब है, कर लो इसको सॉल्व, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 10/3, ये हो गया। अब मूलधन निकालना है आपको, 10/3%, और 10/3% को भिन्न में बदलोगे तो बटा 100 कर लोगे, तो 10/3, देखो 10/3% को भिन्न में बदलोगे तो 10/3 बटा 100, तो 10/3 गुणित 1/100 हो जाएगा, यानी ये 0 से खत्म हो जाएगा, और ये 10, 1/30 बचेगा, यानी इसको भिन्न में आप क्या लिख सकते हो, 1/30। अब आ जाओ सवाल पे, 8,000 रुपया है दोस्त, 1/30 के कितने स्लॉट बनाऊं मैं, 15 माह में 5 माह के कितने स्लॉट, 3 स्लॉट बनेंगे, तो मूलधन तो इतना है, इस पे पहला लगा 1/30, तो कितना हो गया 800/3, 800/3 प्लस फिर अब इस पे कितना लगाओगे 1/30, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, गुणित 1/30 तो 0, 80/9, और फिर 1/30 करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 8/27, 8/27, और यहाँ गुणा कर लोगे 3, 3, 1 से, तो ये हो जाएगा, तो क्या पूछे, जबकि ब्याज प्रतिशत, तो ब्याज क्या होगा ना, तो
तो ये 3 से गुणा करोगे 800 प्लस 80/3, 80/3 का मतलब हो गया 20 तिहाई 60, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 80 है ना, 25 तिया 75, 26 दशमलव समथिंग आएगा, 26 मान लेते हैं इसको, और प्लस ये जो कुछ भी होगा, तो लगभग आप 826 के आसपास ये आप पाएंगे, यानी लगभग जो आपको आंसर आएगा वो 824 अप्रॉक्स आएगा, ये अप्रॉक्स ही आंसर आएगा। ठीक है, 824 सही है, अप्रॉक्स होगा। अगला सवाल, अगर इस सवाल में प्रॉब्लम है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के मेरे चैप्टर वाइज कंटेंट में चले जाइए, वीडियो को रोक के वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का कैसे निकाला जाता है उसके मेथड्स को देख लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर जब आप यहाँ आएंगे ना तो बहुत मज़ेदारी। एक बात समझ लेना कि चैप्टर वाइज कंटेंट से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस सेशन से प्रैक्टिस करो, 4 महीने 3 महीने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है मैथमेटिक्स पढ़ने में, और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतने आसान तरीके से आपकी मैथमेटिक्स जो कल तक आज तक बहुत पुअर है, 3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहना है कि एक बेलन का आयतन कितना है भाई, 4400 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है और व्यास 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। बेलन है ना यार, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, यही h उसकी लंबाई है या ऊंचाई जो समझ लो, 00, इसको क्या कर लोगे 22/7, r की वैल्यू क्या है, व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 दहा में 100 हो जाएगी, और यही h पूछा जा रहा है आपसे, बराबर 4400 से खत्म हो गया, 22 दूनी 44 हो गया और h बराबर हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना कि अभी जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर तक के लेवल के एग्जाम्स है उसमें जो मेंसुरेशन का रोल है, वो मेंसुरेशन का रोल अभी तक फार्मूला बेस है, अभी बहुत एडवांस नहीं उठा रहे हैं मेंसुरेशन को, तो अभी बहुत एडवांस मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको कि बेलन को 3 भाग में काट दिया, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, या क्षेत्रफलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऐसे सब सवाल अभी एडवांस लेवल्स में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लेवल में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सब सवालों को पढ़ने और देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि किताब जब आप खोलेंगे तो किताबों में आपको हर तरह का सवाल मिलेगा, बड़ा भी सवाल मिलेगा, कठिन सवाल भी मिलेंगे, ऐसे सवाल मिलेंगे जो CGL CDS लेवल के हैं, लेकिन हम आपको लिए वही सवाल तैयार करके ला रहे हैं जो आपको कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर तक के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से हैं, बाकी गांव बी से हैं। इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। नब्बे % विद्यार्थी गांव ए से हैं और बाकी गांव बी से हैं, बाकी गांव बी से हैं। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है, गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है। देखो बात समझो बच्चा, क्या किया है इसने, बस एक बड़ा सा सवाल और थोड़ा सा कैलकुलेशन बना दिया। देखो कुल बच्चे कितने हैं 90 और कुल औसत कितना है 53। तो पहले तो टोटल नंबर की बात कर लो कि 0 9 3 27 की 7 हासिल 2 और 9 5 45 2 47, यानी जितने 90 बच्चे हैं चाहे वो गांव ए से हैं चाहे गांव बी से हैं, टोटल नंबर कितना है 4770। इतनी बात क्लियर। मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि जो है, अब क्या कर रहे हैं भैया, 70% गांव ए से हैं और शेष गांव बी से हैं, यानी 70% विद्यार्थी, ये 90 में से 70% यानी 9 सते गाँव ए से कितने हो गए 9 सते 63 विद्यार्थी और गांव बी से कितने हो गए 27 विद्यार्थी। यही मामला है ना, 27 विद्यार्थी हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, गांव बी के, अच्छा इनका बी वालों का 20% अधिक है ए वालों से। तो ठीक है,
टोटल प्राप्तांक तो पता ही है 20% ज़्यादा है। मान लो अगर इनका औसत प्राप्तांक, सपोज कर लो इनका औसत प्राप्तांक अगर x हो जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 20% ज़्यादा हो जाएगा, यही ना, और दोनों जोड़ के वही लेके जाएंगे। तो इनका टोटल, इनका अगर औसत प्राप्तांक x है, सॉरी b के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव a के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20, अच्छा इसका x हो जाए अगर, तो इसका कितना होगा 120/100 यानी 6x/5। ठीक, अब इनका कुल नंबर जोड़ लो, 63x प्लस 6x/5 और ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया कितना नंबर, 4770 नंबर ना। ये जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको 477 बराबर x बराबर 47770 इंटू 5। तो ये कितना हो गया, 10 बार कट जाएगा तो x कितना आ गया, 50 आ गया। क्या पूछें तो गांव बी के विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक क्या है। अब ये a कितना है, 50 है, तो गांव बी का क्या है, इससे 10% कितना ज़्यादा था, 20% ज़्यादा था। तो a का कितना आ गया, a का औसत प्राप्तांक आ गया 50, तो b का औसत प्राप्तांक इससे 20% ज़्यादा यानी 60। ठीक है ना, इस तो b का औसत प्राप्तांक कितना हो गया, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ d होगा 60। बात को फिर से समझ लो, टोटल औसत प्राप्तांक दे रहा है 53 और टोटल बच्चे हैं 90, तो टोटल योग हो गया अंकों का 4770। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान लिया गांव ए में 90% विद्यार्थी हैं, तो 90% का मतलब भाई 70%, 90 का 70% 63 हो गया, 63 विद्यार्थी गांव ए के हैं, बचे भी 27 गांव बी के हैं। तो गांव ए का औसत प्राप्तांक मान लो अगर x है तो गांव बी का औसत प्राप्तांक उससे 20% अधिक है, तो x गुणित 120/100 यानी 6x/5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब सॉल्व कर लो, a का पूरा नंबर कितना हो जाएगा 63x और b का पूरा इसमें 27 से गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ पे 26x/27। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 50 मिल जाएगा आपको, ये a का आएगा वैल्यू और b का इससे 20% अधिक 60 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। करने में, यहाँ लिख लो, करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो सीधा सीधा है कि प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी 2 बच्चे बराबर 1 आदमी हो जाएगा ना। इस लाइन से 1 आदमी बराबर 2 बच्चे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्या कह रहे हैं, अब देखो 8 बच्चे प्लस 12 आदमी कितने दिन में कर पा रहे हैं, 9 दिन में। ये बराबर है 12 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे, यही पूछ रहे हैं कि 12 आदमी इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सवाल है, देख लो 12 आदमी इसको कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक, अब देखो 15-12, ये 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे का मतलब 4 आदमी हो जाएंगे, यानी 16 आदमी। भाई ये 4 बच्चों की जगह पे आप 4 आदमी रख सकते हो ना। तो 12×4 16 आदमी गुणित 9 दिन बराबर 12 आदमी कितने दिन। काट लो, एम से खत्म हो गया, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, डी बराबर कितने 12 डेज। कोई तकलीफ नहीं ना, 12 दिन में हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 संबंधी 11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल हो गया ना। सीपी और एसपी, CP/SP इज इक्वल टू आपको पता है 10/11 है। तो प्रॉफिट कितना है बता दो हमको। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है 1, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अरे 10% है भाई, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 1 प्रॉफिट अपॉन CP × 100 इज इक्वल टू 10%। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि एक साल की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या ना, एक शहर की जनसंख्या क्या है, पहले ऐसे लिख लेते हैं,
एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 44% और दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, 75% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत औसत दर क्या है? तो पहले देख लो कि 44% और 75% की वृद्धि का टोटल समग्र वृद्धि क्या है, तो वो लग जाएगा आपको फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। सवाल समझ पा रहे हो? कह रहे हैं पहले साल 44% बढ़ा और दूसरे साल 75%, तो इसका टोटल निकालो कि 2 साल में कितना बढ़ा। 44 गुणित 75 बटा 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 11 चौक 44, 11 तिया 33, ये कुल मिला जुला के आपको आ रहा है 152%। ठीक है, 152, ठीक है, 152% आपका एग्रीगेट आ रहा है। 11 तिया 33, 4 11 चौक 44, 11 तिया 33। ठीक है, तो औसत पूछ रहे हैं, तो औसत 2 साल का है ना, औसत वृद्धि, औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? औसत बराबर हो जाएगा 152 बटा 2, 7 6 76%। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, देख लो भाई, पहले तो निकाल लिया 44% और 75%, दोनों को जोड़, दोनों का परिणामी प्रतिशत कितना हुआ, दोनों से जो परिणामी प्रतिशत वृद्धि हुई 2 साल के बाद वो 152% है। अब 2 साल का 152% वृद्धि है, तो एक औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे, 76%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या में 12 संबंधे 35 का अनुपात है, 12 संबंधे 35 का अनुपात है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यार, ये बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, इस सवाल को कहीं बहुत घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे अपने पास जो ट्रिक है, एक फार्मूला भी है, पता नहीं क्या सिर बाई हेड कैसे है, उस पर हम नहीं जाते, हम देखते हैं सिर्फ हेड कितने हैं। ऐसा कोई जीव पृथ्वी पर नहीं है जिसको 10 ठो हेड हो, 5 ठो हेड हो। एक हेड है आदमी के पास, मुर्गियों के पास भी एक हेड है और गाय के पास भी एक हेड है। तो यानी कुल संख्या कितनी है? 48 है। तो यदि वर्षों की संख्या 48, यदि जानवरों की संख्या, यदि सिरों की संख्या, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12 संबंधे 35 हो, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो यदि सिरों की संख्या 48 है। तो जानवर कुल 48 हैं, मान लिया मुर्गी x है, तो गाय कितनी है? 48 माइनस x। बस सिंपल, इतनी ही बात है। अब समझो क्या कह रहे हैं आपसे, और क्या कह रहे हैं? पैरों की संख्या। देखो कुछ मुर्गियां हैं, मुर्गियों के 2 पैर, हाँ मुर्गियों के 2 पैर, 48 12 40। देखो मुर्गियों के 2 पैर और गायों के 4 पैर। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12 संबंधे 35 है, और सिरों की संख्या ये दिया हुआ है 12, तो 12 बराबर कितना है? 12 बराबर 48, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। ठीक है, तो 35 यदि तो 35 बराबर 140, ये क्या है? पैरों की संख्या है ना? ध्यान देना जरा सा, सिर तो 48 है तो जानवर 48 है। मान लिया मुर्गियां x हैं, और तो काऊ कितने हैं? 48 माइनस एक्स। अब आप देखो सिरों की संख्या पैरों की संख्या का 12 संबंधे 35 अनुपात दे रहा है, और 12 बराबर 48 दिया है कि सिरों की संख्या 48 है, तो 1 बराबर 4, तो पैरों की संख्या 35 बराबर 140। अब मुर्गियां x हैं, तो पैरों की संख्या कितनी? 2x, और गाय 48 माइनस एक्स है, तो पैरों की संख्या 4, 4 इंटू 48 माइनस एक्स, और ये बराबर है 140 के। x यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो x मिलेगा आपको 26। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपको इस तरह से 26 जो है आपके मुर्गियां होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे कि एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। ठीक है, विवाह के समय औसत आयु 23 थी, तो औसत आयु 23 थी, तो दोनों की कुल आयु कितनी रहेगी? 46। 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा था, 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा था, यानी 5 साल उसकी पिता की भी आयु बढ़ी और पत्नी की भी आयु बढ़ी, पति की भी और पत्नी की भी, तो आयु कितनी हो गई? 56,
और एक बच्चा था 5 साल के बाद, तो एक बच्चे का 1 साल का आयु कंसीडर कर लीजिए कि 5 वर्ष बाद एक बच्चा था, अब आयु जो है, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा है, अब परिवार की औसत आयु, तो भैया कितने हो गए, 57 आयु हो गई, और परिवार में सदस्य 3, तो औसत आयु 19 तिया 57, 19 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए अलग रखकर शेष राशि को अपने तीनों बेटों में क्रमशः 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में बांट दिया। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपए मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी। ध्यान दीजिएगा, जैसा क्वेश्चन ऐसा सवाल है। अब आपको थोड़ा सा विजुअल होने लगा होगा सही से, कि एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए रख दिया। शेष भाग बच्चों में बांटा है किस अनुपात में, 2 संबंधे 3 संबंधे 5 में बांट दिया। यदि पहले पुत्र को 48, तो पहला पुत्र 2 भाग बराबर कितना बच्चा, 2 भाग बराबर 48,000, तो 1 भाग बराबर 24,000। कोई तकलीफ है, तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5, ये 3 है, ध्यान देना, 3 2 5 5, 10 भाग बराबर 2,40,000, 2,40,000 हो गया। तो कह रहे हैं अब ये 2,40,000 क्या है, पत्नी को जब 1/3 दे दिया था तो पुत्रों के लिए तो 2/3 ही बचा था ना, तो यही 2/3 बराबर 2,40,000 है। तो 1 भाग बराबर 2,40,000 गुणित 3/2 यानी 12, और 12 यानी 36,000, ठीक है, 36,000, 3,60,000, सॉरी 3,60,000। तो पूरी संपत्ति, क्योंकि 2/3 ही बच्चों में बटा है, ठीक है, 2/3 बच्चों के लिए है, पुत्रों के लिए, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 363, 528 और 693 मीटर है। उस सबसे लंबे टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके, माप सके। माप सके, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो सिंपल सवाल है ना, आपको पता चल रहा है कि इसका HCF ही निकालते हैं। 363, 528 और 693, सबसे 693 सबसे कम डिफरेंस जहां हो वहां से ले लीजिए। तो सबसे कम डिफरेंस आपको मिल रहा है 165 का, 528 और 693 के बीच में 165, और 165 का गुणनखंड होता है 33 गुणित 5। 5 से इसको कटना नहीं, 33 से सब कट जाएंगे, तो वो क्या होगा, आपका जो आंसर है वो होगा 33। पहला ही ऑप्शन है, ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है, 33। तो कमरे की इन बीमाओं को 363, 528 और 693 को मापने के लिए जो सबसे बड़ी भुजा टेप की लंबाई हो सकती है वो 33 मीटर हो सकती है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, √7 × √7 × √7 × √7 6 टाइम है, तो इसका मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल होता है ये, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू होता है 7 की पावर, जितनी बार 7 है उसके पावर 2 की पावर 6 - 1 अपॉन 2 की पावर 6। जितना बार रूट है उतना पावर 2 के चढ़ जाता है, तो 7 की पावर 63/64 इसका ये आंसर होता है, ठीक है। अगला सवाल, ए का 35%, बी के 70% के बराबर है, शायद ए का 35%, बी के 7% के बराबर है, ठीक है। 7% के बराबर है, 60%, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये 7 नहीं है 60 है, बराबर है। तो ए बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए गुणित 35/100 बराबर बी गुणित 60 बराबर होगा, बराबर बी गुणित 60/100। 100 से खत्म हो गया,
a बटा b बराबर हो जाएगा आपका 60/35, 12/5 से काटोगे 12 पंजे 60 और 7, यानी अनुपात हो जाएगा 12:7। कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 और पहली 5 संख्याओं का अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। और पहली, ध्यान दीजिएगा यही गलत है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम। पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या कम पांचवी और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझो पहले क्या रहे हैं दोस्त, ये समझो। कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो 12 गुणित 42 योग आ गया। 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, अब 12 चौक 48 2 50, 504। कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं, पहली 5 का औसत 40, फर्स्ट 5 का एवरेज 5 गुणित 40 बराबर 200। सतीश बाहर कौन है? संजीव बाहर कौन है? फर्स्ट 5 का 200 और पहली 4 का 44, लास्ट 5 का कह रहे हैं, सॉरी। और ये फर्स्ट 4 का औसत कितना है? 44। तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17, 176, यानी कुल 376। अब आप देखो कि पहली अंतिम 5 संख्या और पहली 4 संख्या को ले लिया, तो बीच में बचा कितना? छठवां, लास्ट 5 और फर्स्ट 4, तो 5वां बचा, 5वां, 6वां और 7वीं संख्या बची। यही बचा ना, ध्यान दो जरा सा। अब ये 376 हो गया, इस दोनों का अंतर घट करोगे 504 और 376 का, तो ये आ जाएगा 128। ये 128 क्या है दोस्त? ये 128 जो है ना आपके 128 क्या है? आपकी 5वीं, 6वीं और 7वीं संख्या जो है उसका योग है। बराबर 128। मान लिया छठी संख्या x है, तो 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी 5वीं संख्या कितनी हो गई? x + 6, और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो ये कितना हो गया? x + 5, और ये बराबर 128। सॉल्व कर लेंगे सब, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, x सॉल्व कर लीजिएगा तो मिलेगी आपको 39। तो क्या पूछ रहे थे? आपको पूछ रहे थे कि 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। तो 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 5वीं संख्या हो जाएगी 45, 39 6 45, और प्लस 6वीं संख्या 5वीं और 7वीं, हाँ, और 39 5 44 बटा 2 बराबर आ जाएगा आपको 9 और 89/2, 44.5। ठीक, ये 44.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। समझाने में भले आपको बहुत टाइम किल हो जाए, लेकिन आसान सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अशोक को गणित, विज्ञान और संस्कृत में क्रमशः 70, 60 और 65 अंक प्राप्त हुए। हर विषय का पूर्णांक एक समान था। अगर अशोक ने विज्ञान और संस्कृत में मिलाकर 125 अंक प्राप्त किए हों, तो गणित और संस्कृत में उसे कितने अंक मिलते हैं? बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा भैया। गणित, मैथ्स में, साइंस में और संस्कृत में कितना नंबर? मैथ्स में 60%, यहां पे मैथ्स में 70 है, सॉरी, मैथ्स में 70%, साइंस में
60% और संस्कृत में 65%। कह रहे हैं इस दोनों को मिला के 125 नंबर पाता है, तो सीधा सीधा है 60 और 165 में 60-65 मिलके ही 125 है, यानी सीधा सीधा है कि पूर्णांक 100 का ही है, तभी तो 60% 60 हो गया और 65% 65 हो गया, मिलके 125 हो गया। अभी क्या कह रहे हैं कि गणित और संस्कृत, मैथ और संस्कृत, तो देख लो मैथ्स प्लस संस्कृत, मैथ्स में कितना 70 और संस्कृत में 65, 7 5 7 6 13, 135 अंक आएगा और आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा 13 और 1889 है, 1989 है, एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, कर लोगे ना आप। चलो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अगला सवाल ध्यान देना, यदि 4 पुरुष 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में रंगाई कर सकते हैं। ये देखो, ये भी सिंपल सवाल है, M1 D1 T1 बाई W1 पे है। 4 पुरुष 2 दिन में 96 मीटर दीवार, देखो फार्मूला है अपने पास M1 D1 T1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बाई W2, राइट। तो 4 आदमी 2 दिन में 96 मीटर लंबाई की दीवार की रंगाई करते हैं, तो 6 पुरुष 72/72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो 12 बट्टा 96 और 12 छाक 72, 6 से 6 खत्म हो गया और ये 4 दूनी 8, 8 से खत्म हो गया। डे कितना आ गया, एक दिन में, एक दिन में दीवार को रंग देंगे। आई होप सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर आज यूपीपी सीआरपीएफ कांस्टेबल के सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे बेहतरीन और लेवल के क्वेश्चंस भी थे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस, और आपको ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि हमको किस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस लेवल के क्वेश्चन को छोड़ना है। इन सब परेशानियों से मुक्त होकर चैप्टर वाइज कंटेंट से आप अपना चैप्टर क्लियर करिए और प्रैक्टिस सेशन बैच से अपने प्रैक्टिस बनाइए, स्पीड बनाइए, एक्यूरेसी बनाइए। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर, फिर कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।